स्टार्टअप की दुनिया में ना एक बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। मतलब अगर आप सुने तो हैरान रह जाएंगे। वेंचर कैपिटल से करोड़ों की फंडिंग पाने वाले 200 स्टार्टअप्स में से केवल एक सफल होता है। हाँ, सिर्फ एक। और ये सच में ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी को भी एकदम वास्तविकता के धरातल पे ला सकता है। बिल्कुल। मतलब सोचिए, 199 बहुत ही होशियार लोग जिनके पास बेहतरीन डिग्रियां हैं, बहुत सारा पैसा है, वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं। अगर कोई इस बारे में गहराई से सोचे तो ये किसी लॉटरी का टिकट खरीदने से भी ज्यादा जोखिम भरा लगता है ना? एकदम सही कहा आपने। और इसका कारण क्या है? क्योंकि अक्सर उन 199 लोगों ने सफलता की जो नींव रखी होती है वो किसी ठोस डेटा पर नहीं होती है। वो सिर्फ एक उम्मीद पर टिकी होती है। हाँ, बस एक उम्मीद कि सब ठीक हो जाएगा। और यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य विषय है। इस गहरे विश्लेषण में हम बात करेंगे सफलता और ज्ञान को इंजीनियर करने के विज्ञान पर। बिल्कुल। इंजीनियर करने से हमारा मतलब है कि केवल उम्मीद के सहारे बैठे रहने की बजाय चीजों को पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से मापना और सुधारना। हाँ, और इस विचार को गहराई से समझने के लिए ना हमारे पास आज दो बेहद दिलचस्प स्रोत हैं। एक तरफ हमारे पास ए खटाना का विकसित किया हुआ सीखने का ढांचा है, जिसे लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर कहा जाता है। खटाना जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा स्रोत है वो है योनाथन स्टर्न का द स्मार्टअप मैनिफेस्टो, जो स्टार्टअप्स और व्यवसाय की दुनिया का एक बिल्कुल नया ही नजरिया पेश करता है। बिल्कुल। और जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी ना, वो ये है कि ये दोनों स्रोत बिल्कुल अलग-अलग दुनिया से हैं। मतलब एक शिक्षा की दुनिया से है और दूसरा व्यापार की दुनिया से। हाँ, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक ही मूल सिद्धांत की वकालत करते हैं। मतलब दोनों ही इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं कि सफलता किसी प्रेरणा या बस किस्मत का खेल है। हाँ, वो हवा में तीर चलाने वाली बात को बिल्कुल नहीं मानते। हम्म। इस पूरे चर्चा का हमारा जो मिशन है, वो ये समझना है कि चाहे इंसान के दिमाग में किसी जटिल विषय को बैठाना हो या बाजार में एक लाभदायक व्यवसाय खड़ा करना हो, एक मापी जा सकने वाली, व्यवस्थित और निरंतर सुधार की प्रक्रिया ही एकलौता रास्ता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। अक्सर किसी भी बड़ी सफलता को, चाहे वो कुछ नया सीखना हो या करोड़ों का व्यवसाय बनाना हो, लोग उसे एक जादुई घटना की तरह क्यों देखते हैं? उम्म, क्योंकि इंसानी दिमाग तो हमेशा शॉर्टकट खोजता है ना? जब कोई इंसान कोई नई किताब पढ़ता है या बस एक नया वीडियो देख लेता है, तो उसे तुरंत लगने लगता है कि अरे, मुझे तो सब कुछ समझ आ गया। बिल्कुल। ये एक भ्रम है। और बिना किसी व्यवस्थित ढांचे की गई कोशिशें अक्सर दिमाग में केवल यही भ्रम पैदा करती हैं। लेकिन खटाना के मॉडल में इस समस्या को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सुलझाया गया है। अच्छा, तो वो इसे कैसे सुलझाते हैं? चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखो, उनके सीखने की प्रक्रिया के पहले स्तर में, जिसे वो लेवल 1 कहते हैं, शुरुआत सीधे किताब खोलकर पढ़ाई करने से नहीं होती, बल्कि रैपिड रिसर्च से होती है। रैपिड रिसर्च मतलब तेजी से जानकारी इकट्ठा करना। हाँ, लेकिन इसका विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। खटाना के अनुसार किसी भी विषय को खंगालने के लिए नोटबुक, एलएम जैसे एआई टूल का उपयोग किया जाता है। जब कई सारे वेब समर्थित स्रोत इस टूल में डाले जाते हैं, तो ये टूल सिर्फ उनका सारांश नहीं बनाता। तो फिर वो क्या करता है? वो जानकारी के बीच के संबंधों को जोड़कर माइंड मैप्स तैयार करता है। मतलब पूरा एक जाल बना देता है कि कौन सी चीज किससे जुड़ी है। अरे वाह! मतलब अगर इसे एक उदाहरण से समझें, तो ये वैसा ही है जैसे किसी घने जंगल में जाने से पहले एक ड्रोन को भेजकर पूरे जंगल का एक नक्शा तैयार कर लेना, है ना? इस माइंड मैप से ये पता चल जाता है कि कौन सा विचार किस दूसरे विचार से जुड़ा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, बिल्कुल एक ड्रोन की तरह। लेकिन अब देखो, केवल नक्शा बना लेने से कोई जंगल पार करना तो नहीं सीख जाता ना। हाँ, नक्शा हाथ में होने का मतलब ये तो नहीं कि आप मंजिल तक पहुंच गए। बिल्कुल नहीं। तो इसके बाद वो क्या कदम है जो उस ज्ञान के भ्रम को, वो शॉर्टकट वाली सोच को तोड़ता है? वो कदम है बेसलाइन असेसमेंट। बेसलाइन असेसमेंट? मतलब शुरुआती जांच। हाँ, जैसे ही बुनियादी जानकारी और माइंड मैप तैयार होता है, सिस्टम तुरंत 10 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू तैयार करता है। और ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है जिसे पास करना ही हो। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये सिर्फ एक आईना है।
एक ऐसा आईना जो बिना किसी भावना के ये दिखाता है कि आपका या किसी का भी वर्तमान स्तर असल में क्या है। और अगर मैं सच कहूं तो बिना नींव की गहराई मापे घर बनाना वैसा ही है जैसे बिना टेस्ट किए कोई किताब पढ़ लेना और सोचना कि सब याद हो गया। हम शुरुआत में ही वास्तविकता को स्वीकार करने से क्यों डरते हैं? ये आईना तो बहुत ही कठोर होता होगा। मतलब कठोर भी और बेहद स्पष्ट भी। मतलब इसके नियम बहुत सीधे हैं। अगर 10 में से 0 से 3 जवाब सही हैं तो स्तर बिगिनर है, यानी शुरुआती। मतलब विषय से जान पहचान लगभग 0 है। एकदम 0। अगर 4 से 7 जवाब सही हैं तो स्तर इंटरमीडिएट है, यानी मध्यम, थोड़ी बहुत स्पष्टता है। और अगर 8 से 10 जवाब सही हैं तो वो एडवांस्ड या उन्नत स्तर है। मतलब तब नींव मजबूत मानी जाएगी। लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि एमसीक्यू में कोई बीच का रास्ता नहीं होता ना। या तो जवाब सही है या वो गलत है। ये व्यक्ति को हवा में बड़े बड़े दावे करने से रोकता है। हाँ, ये एक मापने योग्य शुरुआती बिंदु देता है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे तो ये विषय आता है। हाँ, क्योंकि डेटा खुद बोलता है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये डेटा वाला पहलू सीधे व्यापार की दुनिया से जुड़ता है। अगर हम स्टर्न के स्टार्टअप मैनिफेस्टो की तरफ देखें तो स्टार्टअप्स के फेल होने की जो कहानी हमने शुरुआत में चर्चा की थी ना, हाँ, वो 200 में से 1 वाली बात। हाँ, वो उसी बेसलाइन असेसमेंट के ना होने का नतीजा है। व्यापार की दुनिया में जिसे वेंचर कैपिटल मॉडल कहा जाता है, वो अक्सर एक बहुत बड़े जुए की तरह काम करता है। तो मतलब निवेशक बस एक जुआ खेल रहा है। काफी हद तक निवेशक किसी चमकते हुए आइडिया पर पैसा लगाते हैं और सीधे एक दिन स्टॉक मार्केट में आईपीओ लाने के सपने देखने लगते हैं। वो इस बात का कोई मापन नहीं करते कि उनका उत्पाद आज कितनी सच्चाई के धरातल पर खड़ा है। और स्टर्न इसी बात को पूरी तरह खारिज करते हैं ना। वो एक स्टार्टअप की वकालत करते हैं। तो एक स्टार्टअप का बेसलाइन असेसमेंट क्या होता है? मतलब वो क्या नापते हैं? वेबसाइट के क्लिक्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेबसाइट क्लिक्स या कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, ये सब बेकार के मैट्रिक्स हैं। स्टर्न के अनुसार सफलता को मापने का एकमात्र ठोस पैमाना है मासिक बैंक बैलेंस में वृद्धि। मासिक बैंक बैलेंस? अरे वाह, ये तो बहुत ही सीधा और स्पष्ट पैमाना है। हाँ, यही वो बिंदु है जहां शिक्षा और व्यापार आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ज्ञान को सिर्फ ये कहकर नहीं मापा जा सकता कि मैंने 5 किताबें पढ़ ली, वैसे ही व्यवसाय को ये कहकर नहीं मापा जा सकता कि मेरी वेबसाइट पर 1000 लोग आए। बिल्कुल। जब तक बैंक खाते में पैसे नहीं आ रहे, तब तक वो व्यवसाय 0 के स्तर पर है। यानी वो खटाना के मॉडल के हिसाब से 0 से 3 के स्कोर वाला बिगिनर है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो दोनों ही स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि शुरुआत में ही एक ठोस, मापने योग्य पैमाना होना चाहिए। हवाई कल्पनाओं की कोई जगह नहीं है यहाँ। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए आईने में दिख गया कि सूरत खराब है, या फिर बेसलाइन टेस्ट में स्कोर सिर्फ 2 आया है, या बैंक में पैसे नहीं आ रहे, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि पारंपरिक व्यवस्था तो यही कहती है कि जाओ और पूरी किताब फिर से पढ़ो। और यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा ऊर्जा और समय की बर्बादी होती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर किसी की उंगली की हड्डी टूट गई है, तो डॉक्टर पूरे शरीर का प्लास्टर थोड़ी ना करता है, वो सिर्फ उंगली को निशाना बनाता है। बहुत सही उदाहरण है। तो क्या व्यवसाय और शिक्षा में भी हमें यही लक्षित तरीका, मतलब टारगेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए? क्योंकि पूरी किताब दोबारा पढ़ना तो पूरे शरीर पर प्लास्टर बांधने जैसा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो लक्षित सुधार या टारगेटेड करेक्शन की अवधारणा ही सबसे महत्वपूर्ण है। खटाना के मॉडल का दूसरा स्तर, जिसे वो एक्टिव लर्निंग कहते हैं, वो पूरी तरह से इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो ये एक्टिव लर्निंग काम कैसे करती है? क्योंकि सिर्फ ये कहना कि कमजोरी पर ध्यान दो काफी नहीं है। इसके पीछे की असल यांत्रिकी क्या है? इसकी यांत्रिकी पूरी तरह से उस पहले वाले माइंड मैप से जुड़ी है। जब कोई टेस्ट के दौरान किसी सवाल का गलत जवाब देता है, तो सिस्टम ये ट्रैक करता है कि वो सवाल किस विशिष्ट माइंड मैप नोड से जुड़ा था। अच्छा, मतलब वो जड़ तक जाता है। हाँ, सिस्टम पूरे पाठ्यक्रम को दोबारा पढ़ने की सलाह कभी नहीं देता। इसके बजाय वो केवल उन कमजोर नोड्स की पहचान करता है और फिर वो सिस्टम विशेष रूप से केवल उन्हीं कमजोरियों पर आधारित नए कस्टमाइज्ड क्विज तैयार करता है। अरे वाह! यानी अगर किसी को मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन सिर्फ न्यूरल नेटवर्क वाला हिस्सा कमजोर है, तो सवाल सिर्फ न्यूरल नेटवर्क पर ही आएंगे। ठीक कहा। सिस्टम परसिस्टेंट वीक जोन्स यानी लगातार बनी रहने वाली कमजोरियों को खोज निकालता है। इस तरह ऊर्जा बचती है
और सीखने की गति कई गुना बढ़ जाती है। आप इसे एक सटीक हिट सीकिंग मिसाइल की तरह देख सकते हैं। बिल्कुल। किसी एक खास इमारत को निशाना बनाना हो तो पूरे शहर पर बम गिराने का क्या मतलब है? अब इस लक्षित सुधार को स्टर्न के व्यावसायिक मॉडल में देखते हैं। व्यवसाय में अंधाधुंध काम करना कैसा दिखता है? व्यवसाय में अंधाधुंध काम करना मतलब लोग पहले कोई भी उत्पाद बना लेते हैं और फिर गूगल एड्स पर लाखों रुपए खर्च करके हर जगह विज्ञापन दिखाते हैं, ये सोच करके कोई तो खरीदेगा। और स्टर्न कहते हैं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है ना? वो मार्केटिंग फर्स्ट नींव रखने की बात करते हैं। तो ये मार्केटिंग फर्स्ट अप्रोच क्या है? स्टर्न के मुताबिक कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले या कोई भी उत्पाद बनाने से पहले ये खोजना जरूरी है कि ग्राहक की बहुत ही विशिष्ट समस्या क्या है, और इसके लिए वो एक बहुत ही रोचक रणनीति बताते हैं जिसे लॉन्ग टेल डेटाबेस रणनीति कहा जाता है। लॉन्ग टेल डेटाबेस रणनीति? ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। या आखिर काम कैसे करती है? ये कोई जादुई छड़ी तो है नहीं? नहीं, जादू नहीं है, लेकिन ये तकनीकी रूप से बहुत ही चतुर तरीका है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि इंटरनेट पर हर दिन लाखों लोग सर्च इंजन पर कुछ न कुछ खोज रहे होते हैं। हाँ, वो तो है। बड़ी कंपनियां आम शब्दों पर पैसा बहाती हैं, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन एक स्टार्टअप ऐसा नहीं करता। वो एक डेटाबेस का उपयोग करके ऐसे हजारों कम प्रतिस्पर्धा वाले सर्च शब्दों की पहचान करता है जो बहुत ही लंबे और विशिष्ट होते हैं। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? जैसे कि मुंबई में एक छोटी बेकरी के लिए इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें। ओह, ये तो बहुत ही ज्यादा विशिष्ट हो गया। बड़ी कंपनियां कभी इतने छोटे और इतने विशिष्ट सवाल पर ध्यान नहीं देंगी। और यही स्टार्टअप की ताकत है। इस डेटाबेस का इस्तेमाल करके सिस्टम स्वचालित रूप से हजारों ऐसे लैंडिंग पेज बना देता है जो सीधे उन विशिष्ट सवालों का सटीक जवाब देते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस ग्राहक को ठीक वही समस्या थी, उसे उसका सटीक समाधान मिल गया। ये तो बिल्कुल खटाना के सिस्टम में उस कमजोर माइंड मैप नोड को सुधारने जैसा ही हो गया। बिल्कुल। दोनों ही जगह, चाहे वो एक छात्र की कमजोरी हो या बाजार में किसी ग्राहक की अनदेखी समस्या, पूरी सटीकता के साथ केवल उसी जगह प्रहार किया जा रहा है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस तरह ऊर्जा, पैसा और समय तीनों बचते हैं। मतलब ग्राहक अधिग्रहण की जो लागत है वो लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि लोग खुद अपनी समस्या का समाधान खोजते हुए वहां तक पहुंच रहे हैं। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक चीज और है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या? तो इस सब का अर्थ क्या है? क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल और एक स्वाभाविक विरोध आ रहा है यहाँ पर। हाँ, बताइए। स्टर्न कहते हैं कि इस लॉन्ग टेल रणनीति का इस्तेमाल करके पूरे बाजार पर कब्जा करने की जगह सिर्फ एक छोटे बीचहेड मार्केट को टारगेट करना चाहिए और वहां से 3 से 5 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, वो यही कहते हैं। तो क्या जी एक स्टार्टअप के बहुत बड़े विजन को, उनके ग्रैंडियोज विजन को सीमित नहीं कर देता? मतलब एक उद्यमी तो दुनिया बदलना चाहता है ना, वो अरबों डॉलर की कंपनी बनाना चाहता है, और ये रणनीति तो उसे एक छोटे से बाजार में कैद कर रही है। ये मास्टरी या महारत की तरफ ले जाने वाला रास्ता कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, और सच कहूं तो ज्यादातर उद्यमी यही गलती करते हैं। लेकिन हमें बीच हेड शब्द के असल अर्थ को समझना होगा। ये एक सैन्य शब्दावली है। सैन्य शब्दावली मतलब सेना से जुड़ी हुई? हाँ, जब किसी विशाल देश पर कब्जा करना होता है तो सेना सीधे राजधानी पर हमला नहीं करती। वो पहले समुद्र के किनारे एक छोटे से हिस्से पर, जिसे बीच हेड कहते हैं, उस पर कब्जा करती है। अच्छा, ताकि वहां अपनी स्थिति मजबूत कर सके। बिल्कुल, वहां बेस बनाती है ताकि बाकी सेना वहां सुरक्षित आ सके। व्यापार में भी यही है। स्टर्न ये स्पष्ट करते हैं कि बड़ा विजन खराब नहीं है, लेकिन पहले दिन से बड़ा विजन लेकर चलना विनाशकारी हो सकता है। बनता है। हाँ, वो स्टार्टअप बनाने को किसी लॉटरी की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे एक सीखा जाने वाला पेशा मानते हैं। एक प्रोफेशन की तरह। एक प्रोफेशन की तरह, जैसे इंजीनियरिंग या वकालत की पढ़ाई होती है। हाँ, और उससे भी सटीक तुलना दूं तो एक मेडिकल रेजिडेंसी की तरह। वो कैसे? जब कोई युवा डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई पूरी करता है तो वो पहले ही दिन किसी मरीज की ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करने लगता है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत खतरनाक होगा। तो वो क्या करता है? वो एक छोटे वार्ड में बहुत ही विशिष्ट और सामान्य बीमारियों का इलाज करके महारत हासिल करता है, अनुभव लेता है। व्यवसाय में भी 3 से 5 मिलियन डॉलर का वो बीच हेड मार्केट कोई सीमा नहीं है। वो दरअसल वो वार्ड है जहां असली अभ्यास किया जा रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये साबित करता है कि जो ढांचा आपने बनाया है वो असल दुनिया में पैसे देने वाले ग्राहकों के साथ काम कर रहा है। ये व्यवसाय की दुनिया में असली मास्टरी है।
और अगर हम इस मास्टरी की अवधारणा को खटाना के ढांचे में वापस ले जाएं, तो उनके सीखने के मॉडल का तीसरा स्तर भी इसी पर आधारित है। इसे उन्होंने मास्टरी ही नाम दिया है। तो शिक्षा में ये मास्टरी कैसे साबित होती है? क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू में 10 में से 10 ले आना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। कोई भी इंसान उसे रट सकता है और सही जवाब दे सकता है। यही कारण है कि लेवल 3 यानी मास्टरी के स्तर पर मूल्यांकन के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। अंतिम मूल्यांकन में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि जवाब सही है या नहीं, वो तो बस लेवल 1 था। तो फिर मास्टरी के स्तर पर क्या मापा जाता है? यहाँ 3 बहुत ही सूक्ष्म चीजें मापी जाती हैं। पहला है सटीकता में सुधार, यानी पहले वाले बेसलाइन टेस्ट से लेकर अब तक कितना प्रतिशत सुधार हुआ है। और दूसरा है जवाब देने की गति। 1 मिनट, गति क्यों महत्वपूर्ण है? क्या ये किसी रेस की तरह है कि कौन पहले जवाब देगा? नहीं, रेस नहीं है। ये दरअसल हमारे स्नायु तंत्र यानी न्यूरल पाथवेज से जुड़ा है। जब कोई जानकारी दिमाग में गहराई तक बैठ जाती है तो उसे याद करने में समय नहीं लगता। गति ये दिखाती है कि ज्ञान अब स्वाभाविक हो गया है, वो रटा हुआ नहीं है। अच्छा, मतलब वो आपकी रग रग में बस गया है। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी और सबसे अहम चीज जो मापी जाती है वो है वैचारिक स्पष्टता। लेकिन इस वैचारिक स्पष्टता को मापा कैसे जाता है? मशीन इसे कैसे समझेगी कि किसी के विचार स्पष्ट हैं या नहीं? खटाना के मॉडल में ज्ञान को सिर्फ दिमाग में नहीं रखा जाता। छात्र को उस ज्ञान को एक स्पष्ट ढांचे में ढालना होता है। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉग लिखना, कोई विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना या प्रश्नोत्तर फॉर्मेट बनाना। अच्छा, तो आउटपुट देना पड़ता है? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी जटिल विषय को बहुत ही सरल शब्दों में किसी और को समझा सकता है, तभी उसे इम्प्रूव्ड बिगिनर की श्रेणी से निकालकर मास्टरी रेडी माना जाता है। ये तो बहुत ही गहरा तरीका है। अगर हम इन दोनों स्रोतों के इस पूरे दर्शन को एक कदम पीछे हटकर देखें तो हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट कोर लूप उभर कर आता है। हाँ, एक ऐसा चक्र जो कभी नहीं रुकता। बिल्कुल। खटाना के शब्दों में ये लूप है: सीखें, टेस्ट करें, आकलन करें, मजबूत बनाएं और प्रगति करें। और मजे की बात यह है कि व्यवसाय में भी ठीक यही लूप चल रहा है। अगर आप स्टिनन को देखें, सबसे पहले एक विशिष्ट समस्या को खोजें, यानी सीखें। फिर एक मार्केटिंग फर्स्ट इंजन बनाकर उसे आजमाएं, यानी टेस्ट करें। हाँ। और फिर ये देखें कि मासिक बैंक बैलेंस में कोई वृद्धि हुई या नहीं, ये आकलन करना हो गया। एकदम सही। और अगर नहीं हुई वृद्धि तो लॉन्ग टेल डेटाबेस के जरिए लक्षित सुधार करें, यानी अपनी कमजोरियों को मजबूत बनाएं। और जब वो मॉडल काम करने लगे तो अपने बीचहेड मार्केट में पूरी तरह से छा जाएं, यानी प्रगति करें। ये लूप ये साबित करता है कि रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। मतलब कोई जादुई चिंगारी नहीं होती जिसका हम इंतजार करते रहते हैं। सच्ची सफलता और गहरा ज्ञान पूरी तरह से एक इंजीनियर की गई प्रक्रिया है। दोनों ही स्रोत इस पूरी चर्चा का निचोड़ इसी एक बात में समेट देते हैं कि बिना मापे कोई भी शिक्षा अधूरी है और बिना मुनाफे के कोई भी व्यवसाय सिर्फ एक भ्रम है, एक जुआ है। हाँ, चीजों को स्पष्ट रूप से ढांचे में ढालना, बिना डरे टेस्ट करना, कमियों को पहचानना और बस व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना, यही इकलौता काम करने वाला तरीका है। बिल्कुल। और आज की इस जानकारी से भरी दुनिया में, जिसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है, लोग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। हाँ, लोग बस पढ़ते जा रहे हैं। सैकड़ों चर्चाएं सुन लेना, दर्जनों किताबें खरीद कर रख लेना या हजारों लाइन का कोड लिख लेना, ये सब तब तक बेकार है जब तक उसका असली दुनिया में परीक्षण न किया जाए। सही का ज्ञान तब तक ताकत नहीं बनता जब तक उसे परखा ना जाए, और उत्पाद तब तक व्यवसाय नहीं बनता जब तक उसे बाजार में, मतलब ग्राहकों के बैंक अकाउंट के जरिए मापा ना जाए। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ना, सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार सामने आता है जो इन स्रोतों से ही निकला है, लेकिन हमारी सोच को एक कदम और आगे ले जाता है। वो क्या है? ये तो स्पष्ट हो चुका है कि व्यवसाय और शिक्षा दोनों में महारत हासिल करने के लिए लगातार फीडबैक और टेस्ट करने वाले लूप्स की जरूरत होती है। तो जरा इस बारे में सोचा जाए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे रिश्तों या व्यक्तिगत लक्ष्यों का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बिना मापे परखे बस आदतन चल रहा है? अरे वाह, ये तो सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि कई बार हमारी असफलता का कारण हमारी क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि ये है कि हम बस उस एक जादुई चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, हम उम्मीद में बैठे रहते हैं कि बस एक दिन सब खुद ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। जबकि जरूरत इस बात की है कि एक बार रुककर अपना खुद का बेसलाइन असेसमेंट किया जाए,
अपनी कमजोरियों को खोजा जाए और उन पर पूरी सटीकता से काम किया जाए। और शायद यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। जब वो भ्रम टूटता है ना, तभी हकीकत में एक मजबूत नींव रखी जाती है। एकदम सही। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सफलता और ज्ञान के इस वैज्ञानिक ढांचे को इतनी गहराई से समझने के लिए समय निकालने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद। सीखते रहना और बिना डरे अपनी कमियों का परीक्षण करते रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण और जटिल विषयों की गहराई में जाने का ये सफर जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।